हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल साइंसेस पर आपका वेलकम है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लड के बारे में, यानी रक्त के बारे में, रुधिर के बारे में पढ़ा था। रुधिर क्या होता है, रुधिर कैसे काम करता है, रुधिर में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, प्लेटलेट्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। यानी रुधिर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने कवर कर लिया है। तो आप जाकर लास्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों है मानव हृदय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। बोर्ड परीक्षा में जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएगा, यानी हार्ट लिखने के लिए आएगा, तो आपको बोलेगा कि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र को समझाइए। तो मनुष्य में ये दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, अगर मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय की जो सबसे पहली बात है कि मानव हृदय पाया कहां जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन होगा कि मानव हृदय दिखता कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव हृदय जो है वो दिखता कैसा है। ठीक है, सॉरी, रहता कहां पे, यानी सिचुएटेड कहां पे, यानी मानव हृदय पाया कहां जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि मानव हृदय दिखता कैसा है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय जो है वो पाया कहां जाता है। तो मानव हृदय का वक्षीय गुहा, यानी जो हमारा चेस्ट है, ठीक है, जो हमारा छाती है, वहीं पे पाया जाता है। मानव हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, अगर वहीं बात करें इसके रंग की, यानी दिखता कैसा है, तो यह गुलाबी रंग का होता है, संघ के आकार का होता है। अंदर से ये खोखला मसल्स भाग है, यानी बाहर से तो मांसपेशियां होंगी लेकिन अंदर से क्या होगा, खोखला भाग होता है, जो मनुष्य के मुट्ठी के माप का होता है। ठीक है, अगर रंग आकार की बात करें तो ये संघ के आकार का होता है, अगर माप की बात करें तो मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है। बच्चों, इसके लिए हम डायग्राम के समझते हैं, यानी डायग्राम पढ़ते हैं। डायग्राम में क्लियर नजर आएगा कि मनुष्य के जो हृदय वो कहां पर स्थित होता है और दिखता कैसा है। बच्चों, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि मानव का हृदय कहां पाया जाता है। ठीक है, तो जो मानव का हृदय होता है, देखिए ये हमारा क्या है, छाती यानी वक्ष है। ठीक है, ये बच्चों क्या है, वक्ष है। आप देखिए डायग्राम थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये क्या है बच्चों, वक्ष है। ठीक है, ये क्या है, वक्ष है, जो कि जिसको हम छाती या चेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान समझे, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझे तो मानव का जो हृदय है वो दोनों चेस्टों के बीच में, यानी वक्षीय गुहा में स्थित है। साथ ही साथ ये एक फेफड़ा है और ये दूसरा फेफड़ा, फेफड़े को हम फुफ्फुस बोलते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे कि दोनों फुफ्फुसियों के बीच अधर तल, यानी नीचे की तरफ, कहां पर, नीचे की तरफ बच्चों, कहां पर, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अधर तल पर नीचे की ओर, कुछ साइड में ये बाएं की तरफ होता है। कहां होता है, बाएं पर होता है। तो मानव का हृदय वक्षीय गुहा में दोनों फुफ्फुसों के बीच अधर तल पर कुछ बाईं ओर स्थित होता है। ये डायग्राम से क्लियर होता है। अब अगर हम बात करें तो देखिए मानव का जो हृदय होता है वो दिखता कैसा है। तो मानव का हृदय जो होता है वो बच्चों गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है, हल्का क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये बाहर से आप देख सकते हो, ये रेड कलर की क्या है, मसल्स हैं, और ये अंदर की तरफ से क्या होगा, खोखला होगा बच्चों। क्या होगा, ये अंदर की तरफ से क्या होगा, खोखला होगा, यानी खोखले मांस का बना होगा। अगर वहीं बात करें इसके आकार का, तो ये संघ के आकार का होता है। किस आकार का होता है, संघ के आकार का होता है। और इसके माप आकार होता है वो कैसा होता है, संघ का होता है। अगर इसके माप की बात करें, नाप की बात करें, तो ये मनुष्य के बंद मुट्ठी के माप का होता है बच्चों। अब हम पढ़े आंतरिक संरचना पढ़नी है, तो एक एक पॉइंट आप ध्यान समझिएगा। मनुष्य का हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। कितने कोष्ठों में, 4 कोष्ठों में। कोष्ठों का मतलब चैम्बर यानी कक्षा होती है। ठीक है, तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ होते हैं उनको अलिंद, और जो नीचे के 2 कोष्ठ होते हैं उनको निलय कहते हैं। निलय की दीवारें अलिंद की दीवारों की अपेक्षा मोटी भित्ति वाली होती है। ऐसा क्यों होता है, अभी हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें, प्रत्येक अलिंद अपनी ओर के निलय में अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। इन छिद्रों में कपाट पाए जाते हैं। कपाट का मतलब हो गया वॉल्व। बाएं अलिंद निलय के बीच द्विवल्नी कपाट तथा दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवल्नी कपाट होते हैं। बच्चों, अब मनुष्य का हृदय क्या होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ऊपर के जो 2 कोष्ठ हैं उनको क्या बोलते हैं, अलिंद, और नीचे के 2 निलय। निलय की दीवार अलिंद की अपेक्षा क्या होती है, मोटी होती है। प्रत्येक अलिंद अपनी ओर के निलय में अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। इन छिद्रों में कपाट पाए जाते हैं। बाएं अलिंद निलय के बीच द्विवल्नी कपाट होता है तथा जो दाएं अलिंद होता है और दाएं निलय होता है उनके बीच ये त्रिवल्नी कपाट होते हैं। बच्चों, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं आपको, तो आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसके।
अगर बच्चों जितनी चीजें हमने पढ़ी अगर उसको डायग्राम के थ्रू समझे तो एक रफली डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो कुछ इस तरह से हमारा हृदय दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना ले। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो हमारा हार्ट है यानी हृदय है कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, आप एक रफली डायग्राम समझिए। अगर हम इसको डिवाइड करें, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो ये इस तरह से क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर की पेन दिख रही है, जो आपको मार्कर दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसकी अगर कक्षा कोष्टकों की बात करूं, किसकी बात करूं, कोष्टकों की बात करूं, तो ये वाला अगर आप ध्यान समझिए, ये ऊपर के जो दो हैं इनको हम अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। वहीं जो दो नीचे के हैं इनको बच्चों क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल के नाम से भी जाने जाते हैं। क्लियर है। अगर आप ध्यान समझें तो ये देखिए ये जो वॉल है, ठीक है, ये वाली जो वॉल है, ये जो दीवार है, ये क्या कर रही है, दोनों अलिंद को यानी दाएं अलिंद और बाएं अलिंद को ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। वहीं अगर इस दीवार की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, दोनों निलय को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। दोनों निलय को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अगर हम जो ये देखिए नीले वाली जो पेन चल रही है, ये जो नीले वाला मार्कर चल रहा है, अगर आप ध्यान समझें तो ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो दीवार है, वो अलिंद और निलय को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ये वाली दीवार जो है ये ऊपर क्या है, अलिंद है, और नीचे क्या है, अलिंद है। तो ये अलिंद और निलय को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो सेम यहां पर भी होगा, ऊपर अलिंद है और नीचे निलय है। तो ये वाली दोनों अलिंदों को अलग कर रही है, जबकि ये दोनों ये वाली लेयर जो होगी, ये वाली वॉल होगी, दोनों निलय को अलग कर रही है। जबकि ये वाली वॉल जो होगी, ठीक है, ये वाली जो वॉल होगी ये क्या कर रही है बच्चों, एक अलिंद और निलय को भी अलग कर रही है। यानी अलिंद और निलय को क्या कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं। क्लियर है। यहीं पर बच्चों, ठीक है, यहीं पर क्या होता है, वॉल्व पाए जाते हैं, यानी कपाट पाए जाते हैं। यहां पर इस तरह से वॉल होते हैं, यहां पर भी क्या होते हैं, वॉल होते हैं। इन्हीं के थ्रू, ठीक है, इन्हीं के थ्रू जो ब्लड होगा वो कहां से, अलिंद से निलय में जाएगा। कहां से, अलिंद से निलय में जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक का होता है। कितने चैम्बर का, 4 कोष्ठक का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऊपर के जो 2 कोष्ठ थे उनको हमने अलिंद बोला, और जो नीचे के 2 कोष्ठ थे उनको हमने क्या बोला, निलय बोला। क्या बोला, निलय बोला। अगर और हम बात करें, थोड़ा सा डीपली जाएं, तो निलय की जो दीवारें थी वो अलिंद की दीवारों से क्या थी, मोटी थी। तो यानी ये ऊपर वाली जो लेयर है ये क्या होगी, हल्की होगी, यानी ये वाली लेयर, बल्कि ये वाली जो लेयर होगी ये क्या होगी, थोड़ी सी मोटी होगी एज कंपेयर टू अलिंद। यानी अलिंद की अपेक्षा जो निलय की दीवारें होंगी बच्चों वो क्या होंगी, मोटी होंगी। क्या होंगी, मोटी होंगी। क्लियर है, क्या होंगी, ये मोटी होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड जो होगा जब ऊपर से आता है तो नीचे प्रेशर डालता है, जिसके कारण ये हार्ट क्या हो, इस प्रेशर को सह सके, इसलिए नीचे वाली जो मसल्स होती हैं वो हल्की सी अलिंद की अपेक्षा वो क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो फिर से आइए बच्चों एक बार डायग्राम फिर से मैं आपको रफली फिर से समझा दे रहा हूं। ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, रफली डायग्राम हार्ट का है। अगर आप ध्यान समझे तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की जो मार्कर चल रही है ये एक वॉल का निर्माण कर रही है। अगर आप और ध्यान समझे तो ये रेड कलर की जो मार्कर चल रही है ये भी क्या कर रही है, एक वॉल का निर्माण कर रही है। ऊपर जो होगा, ठीक है, ऊपर जो होगा ये देखिए, ये एक कक्षा ये और एक कक्षा की, तो ये दोनों क्या हैं, अलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलिंद कहलाते हैं। और जो नीचे के 2 कक्षक यानी कोष्ठक हैं इनको बच्चों हम क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा और समझेंगे तो ये जो ये वाली जो लाइन है, यानी जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही होगी, इस तरह की हरी वाली लाइन दिख रही होगी, ये दोनों अलिंदों को अलग कर रही है। यानी दाएं अलिंद और दाएं अलिंद और बाएं अलिंद को अलग कर रही है ये वाली वॉल। वहीं अगर बात करें तो दाएं निलय और बाएं निलय को भी क्या कर रही है, नीचे वाली जो दीवार है ये क्या कर रही है, अलग कर रही है। अगर रेड वाली बात करें, किसकी बात करें, रेड वाली बात करें, तो ये अलिंद और निलय को क्या करती है बच्चों, अलग करती हैं। अलिंद और निलय में, ठीक है, अलिंद और निलय में, यानी अलिंद से निलय में ब्लड चला जाए,
ऊपर से नीचे आ जाए, यानी इन अलिंद से निलय में ब्लड आने के लिए यहाँ पर वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें कपाट के नाम से हम जानते हैं। क्या कहते हैं? कपाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये जो एक बार और समझ लीजिए थोड़ा सा, ये जो दीवार है, ये जो क्या है, दीवार है, इसको विभाजिका बोलते हैं या फिर इसको सेप्टम के नाम से जानते हैं। सेप्टम का मतलब अलग करना, सेप्टम का मतलब अलग करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम चलें तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो अलिंद की अपेक्षा निलय की जो दीवारें होती हैं वो हल्की मोटी होती हैं। ठीक है, यानी जो हार्ट की जो निचली वाली दीवार होगी ये क्या होगी? थोड़ी मोटी होगी। क्या होगी? थोड़ी मोटी होगी। किसकी अपेक्षा? अलिंद की अपेक्षा। ठीक है, अलिंद की अपेक्षा जो निलय की दीवार होती है बच्चों क्या होती है? मोटी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अलिंद से ब्लड कहाँ पे आएगा? निलय में आएगा। जब अलिंद से कहाँ आएगा? नीले में ब्लड आता है तो नीले की जो मांसपेशियां नीचे वाली हैं इन पे क्या होता है? प्रेशर होता है। ये डैमेज ना हो जाए इसलिए क्या होंगे? इन पे जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकों से बना होता है। कितने कोष्ठक से? 4 कोष्ठक से, यानी 4 चैम्बर से बना होता है। ठीक है, ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो अलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनको हम निलय के नाम से जानते हैं। निलय की दीवारें जो होंगी, यानी ये वाली जो दीवार होगी वो अलिंद की अपेक्षा क्या होगी? मोटी होगी। अब सुनिए, अगर अलिंद की बात करें तो ये जो अलिंद है, ये वाला जो अलिंद है ये हमेशा अपने साइड के निलय में ही खुलेगा। ये जो अपने साइड अलिंद है ये हमेशा अपने साइड के निलय में ही खुलेगा। सेम इसके लिए भी होगा, तो इस साइड वाला जो अलिंद होगा वो इस साइड ही निलय में खुलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच, किसके बीच? बाएं अलिंद और निलय के बीच जो वॉल्व पाया जाता है, ठीक है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच जो वॉल्व पाया जाता है उसको बच्चों हम द्विवल्नी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विवल्नी कपाट कहते हैं। ठीक है, कितनी कपाट? द्विवल्नी कपाट कहते हैं। अगर वहीं हम बात करें किसके? दाएं अलिंद और दाएं निलय की बात करें, किसकी बात करें? दाएं अलिंद और दाएं निलय की बात करें तो इनके बीच जो कपाट पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, वो त्रिवल्नी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? त्रिवल्नी पाए जाते हैं। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, हमने हृदय के आंतरिक संरचना को देख लिया डायग्राम के थ्रू, यानी रफली डायग्राम के थ्रू देख लिया। अगर अब बात करें तो ह्यूमन जो हार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। होती है फुफ्फुस धमनियां क्या होती हैं, ठीक है, फुफ्फुस सिराएं क्या होती हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। दायां निलय क्या होता है, उसके बाद बायां निलय क्या होता है, ठीक है, विभाजिका क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके बच्चों हम पढ़ते हैं। पहला है महाधमनी। पहला क्या है? महाधमनी। अगर हम महाधमनी की बात करें, किसकी बात करें? महाधमनी की बात करें तो मानव शरीर की ये क्या है? सबसे बड़ी मुख्य रक्त वाहिका है बच्चों। ठीक है, यानी मनुष्य में जो रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं उनमें सबसे बड़ी ये होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो महाधमनी कई भागों में डिवाइड होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आरोही महाधमनी, महाधमनी चाप। ठीक है, इन सब चीजों को बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको याद रखना है कि जो महाधमनी होती है इसको एओर्टा बोलते हैं बच्चों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य रक्त वाहिका धमनी होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य रक्त वाहिका धमनी होती है। अगर हम बात करें फुफ्फुस धमनियां, किसकी बात करें? फुफ्फुस धमनियां। तो फुफ्फुस धमनियां जो होती हैं हृदय के दाहिने हिस्से में क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या करती हैं? फेफड़ों तक पहुंचाने वाली रक्त वाहिका है। यानी हृदय के दाहिने हिस्से से, ठीक है, हृदय के दाहिने हिस्से से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किसको बोलोगे? जिसमें CO2 की मात्रा बच्चों क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, तो हृदय के दाहिने हिस्से से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाने वाली मुख्य रक्त वाहिका कौन है? फुफ्फुस धमनियां होती हैं। यानी याद रखना है, हृदय के दाहिने हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को ये फेफड़ों तक पहुंचाने वाली मुख्य रक्त वाहिका होती है। कैसी होती है? मुख्य रक्त वाहिका होती है बच्चों। वहीं अगर हम किसकी बात करें? फुफ्फुस सिरा की बात करें यानी पल्मोनरी वेन की बात करें तो शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं। ये भी क्या है? शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त
ये फुफ्फुस धमनियां क्या करेंगी, अशुद्ध रक्त को लेके जाएंगी, जबकि फुफ्फुस शिराएं क्या करेंगी, शुद्ध रक्त को लेके जाएंगी। कहां तक, फेफड़े से सीधे हृदय के बाएं अलिंद तक पहुंचाती है। कहां पहुंचाती हैं, बाएं अलिंद तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ये भी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। तो महाधमनी के बारे में हमने पढ़ा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य रक्तवाहिका धमनी होती है। वहीं किसके बारे में, फुफ्फुस धमनी के बारे में पढ़ा कि हृदय के दाहिने हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को कहां पर, फेफड़ों तक पहुंचाने वाली मुख्य रक्तवाहिका है। वहीं अगर हम बात करें फुफ्फुस शिरा की, तो शरीर की प्रमुख रक्तवाहिकाएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ों से सीधे हृदय के बाएं अलिंद में क्या करती हैं, पहुंचाती हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये बायां निलय है। आप देख सकते हो, हमने पढ़ा कि मनुष्य के जो हृदय होते हैं 4 चैम्बर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, दायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद दायां निलय और बायां निलय, इन निलयों को यानी दायां निलय और बायां निलय को क्या कर रहे हैं, ये अलग कौन कर रही है, विभाजिका कर रही है। कौन कर रही है, विभाजिका कर रही है। यानी इसको विभाजिका को हम सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम का मतलब हो गई खांच। तो ये क्वेश्चन आपने ऊपर पढ़ा था कि अलिंद की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, अलिंद की अपेक्षा जो निलय होती है उसकी दीवार मोटी होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलिंद की अपेक्षा जो निलय है उसकी दीवार क्या है, मोटी होती है बच्चों। ठीक है, अब ये डायग्राम थे, डायग्राम में लेबलिंग थी। अब आपको क्या करना है कि इसकी क्रिया विधि को भी आपको अच्छे से समझना है। जो हम पढ़ रहे थे मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले एक छोटे से डायग्राम के थ्रू हम इनकी एक्टिविटी को यानी क्रिया विधि को समझ लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा डायग्राम है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, डायग्राम है, यानी हार्ट का डायग्राम है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझे, ठीक है, अगर आप ध्यान से क्या करें, समझे, तो ये देखिए दायां अलिंद, इसके जस्ट बगल में बच्चों होता है बायां अलिंद। क्या होता है, बायां अलिंद होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब क्या करना है, आपको इसकी एक्टिविटी को समझ लेना है कि सर जैसे मान लीजिए ये शरीर के अंग है। ठीक है, शरीर के अंग है और शरीर के अंग में कैसे रक्त हैं बच्चों, अशुद्ध रक्त हैं। तो ये क्या करेंगे, यहां से रक्त निकलेगा शरीर के अंग से, जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ जाएगा, दायां निलय में जाएगा। कहाँ, सॉरी, दायां अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, दाएं अलिंद में जाएगा। और किसके द्वारा जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे महाशिरा होगी। क्या होगी, महाशिरा होगी। यानी शरीर के अंग से महाशिरा क्या करेगी, दाएं अलिंद में रक्त को लेके जाएगी। अब कौन से रक्त को लेके जाएगी, ये ध्यान देने वाली बात है। अशुद्ध रक्त को बच्चों, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को। तो पूरा सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे, शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिरा क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद तक पहुंचाती है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो दायां अलिंद है, यहां से जो ये रक्त है वो कहाँ आएगा, दायां निलय में आएगा। कहाँ आएगा, दाएं निलय में आएगा। अब दाएं निलय से बच्चों कहाँ जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये हमारे फेफड़े में जाएगा। कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। हमारे कहाँ जाएगा, फेफड़े यानी लंग्स में जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब कौन लेके जाएगा, तो याद रखेंगे दाएं निलय से फेफड़े तक जो पहुंचाने वाली धमनी है, ठीक है, उसका नाम है पल्मोनरी धमनी। क्या नाम है, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो आप पूरा सेंटेंस क्या बोलेंगे, शरीर के विभिन्न अंगों से महाशिरा क्या की गई, अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद तक पहुंचाई। और दाएं अलिंद से जब रक्त दाएं निलय में आया तो यहां से पल्मोनरी धमनी क्या की, फेफड़े तक लेके गई। कहां तक लेके गई, फेफड़े तक लेके गई। अब बच्चों क्या होगा, फेफड़े से, कहां से, फेफड़े से। ठीक है, फेफड़े से एक सिरा होती है जिसका नाम है पल्मोनरी सिरा। क्या नाम है, पल्मोनरी सिरा। ठीक है, क्या है नाम, पल्मोनरी सिरा। इतनी बात समझ में आई। तो फेफड़े से ये जो पल्मोनरी सिरा होगी रक्त को कहाँ लेके जाएगी, बाएं अलिंद में लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी, बाएं अलिंद में जाएगी। और बाएं अलिंद से ये रक्त कहाँ चलाएगा, वॉल्व के द्वारा, कपाट के द्वारा बाएं निलय में आ जाएगा। और बाएं निलय में जब रक्त आ जाएगा तो यहां से ये शरीर के पास पुनः वापस आ जाता है। कौन लेके आता है बच्चों, महाधमनी लेके आती है। कौन लेके आती है, महाधमनी लेके आती है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कौन से रक्त को लेके आएगी, शुद्ध रक्त को लेके आएगी। कौन से रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर आती है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले सबसे पहले ये हुआ कि शरीर के अंग से अशुद्ध रक्त को महाशिरा कहाँ लेके आई, दाएं अलिंद में लेके आई। कहाँ लेके आई, दाएं अलिंद में लेके आ गई। ठीक है, अब दाएं अलिंद से जो ब्लड होगा, आप रेड वाली पेन को देखिएगा ध्यान से, ये दाएं अलिंद से जो रक्त होगा वो दाएं निलय में आ गया। ठीक है, अब दाएं निलय से कौन सी सिरा, पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, रक्त को कहाँ लेके जाएगी, फेफड़े तक ले जाएगी। ठीक है, अब फेफड़े से
एक सिरा होती है जिसका नाम है पल्मोनरी सिरा। कौन सा सिरा? पल्मोनरी सिरा। इस रक्त को कहाँ पहुंचाएगी? बाएं अलिंद में पहुंचाएगी। कहाँ पहुंचाएगी? बाएं अलिंद में। और जब बाएं अलिंद में चली जाएगी तो ये वॉल्व या कपाट के द्वारा ये कहाँ चले आएंगे? बाएं निलय में चले आएंगे। कहाँ पे चले आएंगे? बाएं निलय में चले आएंगे। और बाएं निलय से कौन सी धमनी? महाधमनी। ठीक है, ये क्या करेगी? शुद्ध रक्त को, किसको? शुद्ध रक्त को कहाँ तक लेके आएगी? शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार चाहो तो समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, ये जो इस बार आपको येलो पेन देखना है। कौन सा पेन? येलो पेन देखना है। ठीक है, शरीर के अंग से बच्चों, कहां से? शरीर के अंग से अशुद्ध रक्त कौन लेके जाएगा? महाशिरा लेके जाएगी। कहां पे? दाएं अलिंद में लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? दाएं अलिंद में। और ये जब दाएं अलिंद में पहुंचा तो ये रक्त कहां चलाएगा? फिर नीचे वॉल्व के द्वारा कहां? दाएं नीले में आ गया। और जब दाएं नीले में आया तो दाएं नीले से पल्मोनरी धमनी के द्वारा, किस धमनी के द्वारा? पल्मोनरी धमनी के द्वारा ये फेफड़े के पास ब्लड आ गया। अभी तक ये रक्त कैसा है? अशुद्ध है। अब फेफड़े के पास जैसे रक्त जाएगा, ठीक है, फेफड़े के पास जैसे रक्त जाएगा, ये रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। ये रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो जो पल्मोनरी सिरा होता है, ठीक है, जो पल्मोनरी सिरा फेफड़े से जो शुद्ध रक्त है उसको कहाँ लेके आएगा? बाएं अलिंद में लेके आएगा। ठीक है बच्चों, कहाँ लेके आएगा? बाएं अलिंद में। और फिर ये रक्त बल्ब के द्वारा बाएं नीले में चला आता है और बाएं नीले से ये कहाँ चला जाएगा? शरीर के अंगों तक चला जाएगा। और लेके आने का काम कौन करता है? महाधमनी करती है। ठीक है, तो देखिए हृदय, अगर आप ध्यान समझे, यहाँ पे एक लाइन में खींच दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा दायां भाग। ठीक है, कौन सा भाग? दायां भाग। इतनी बात समझ में आ रही है? कौन सा भाग? दायां भाग। बच्चों एक लाइन खींच दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दायां भाग है और ये हमारा क्या है? बायां भाग है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो हृदय के दाएं भाग में ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन रहित का मतलब एक ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, उसको ऑक्सीजन रहित रक्त या फिर अशुद्ध रक्त के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन रहित रक्त रहता है, जबकि बाएं भाग में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त रहता है। एक ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो इसको ऑक्सीजनित रक्त या फिर हम प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब समझिए अंगों से ऑक्सीजन रहित, अब समझिए, सॉरी, यहां से हृदय के दाएं भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त रहता है, जबकि बाएं भाग में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त होता है। अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त यानी अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा, कहां द्वारा? महाशिरा द्वारा। तो देखिए एक बार फिर से समझिएगा डायग्राम के। ठीक है, जो डायग्राम बना था फिर से समझ लीजिए। अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त यानी ये शरीर के अंग थे, यहाँ पे अभी जस्ट आपने समझा, ये शरीर के अंग थे। यहां से जो महाशिरा होगी, ठीक है, कौन? महाशिरा होगी बच्चों। ठीक है, समझिएगा, यहां से महाशिरा क्या करेगी? अशुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को, ठीक है, कौन से रक्त को? अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लेके आएगी। कौन से अलिंद में? दाएं अलिंद में लेके आएगी, यही बात लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो कि इसमें संकुचन से दाएं नीले में चला जाता है। अगर रक्त यहाँ पे आएगा तो हमारा हार्ट क्या होगा? पंप करेगा, तो ये वॉल्व खुल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये रक्त जो होगा वो नीचे चला आता है। इतनी बात समझ में आई? अब आगे लिखा है कि जहां से रक्त शुद्ध या ऑक्सीजनित होने के लिए दाएं नीले में संकुचन से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फुफ्फुस में चला जाता है, यानी फेफड़े में चला जाता है। इसके बाद फुफ्फुस शुद्ध या ऑक्सीजनित हुआ रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है। इसमें संकुचन से, संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो हमारा हृदय क्या करता है? फूलता और सिकुड़ता है, उसी को संकुचन कहते हैं। ठीक है, से यह बाएं नीले में चला जाता है। बाएं नीले में संकुचन से शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा अंगों को चला जाता है। इस प्रकार अंगों में जाने से पहले रक्त 2 बार हृदय में आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? ये सारा का सारा डायग्राम जो जस्ट अभी आपने समझा, उसी को यहाँ पे ये क्या कर दिए? वर्ड के रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे विधि के बाद बच्चों हमको जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है धमनी व सिरा में अंतर। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि धमनी व सिरा में अंतर क्या होता है। तो एक एक पॉइंट करके हम पढ़ते हैं। धमनी क्या होती है, सिरा क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाती है, यानी धमनी क्या करती है? हार्ट से अंगों तक, यानी हृदय से अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। धमनी का जस्ट उल्टा सिरा होता है। ठीक है, ये अंगों से हृदय तक क्या करती है? रक्त को पहुंचाती है। अगर हम बात करें दाब की, तो धमनी में इसमें क्या होता है? रक्त दाब अधिक होता है, जबकि सिरा में रक्त दाब बच्चों क्या होता है? कम होता है।
अगर हम बात करें धमनी के दीवारों की बात करें तो इसकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, जबकि सिरा की बात करें तो इसकी दीवारें कम मोटी व कम लचीली होती हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। जस्ट धमनी जो है वो सिरा का उल्टा है, ये कह सकते हैं कि धमनी का जस्ट उल्टा सिरा है। इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते, धमनी में किसी भी तरह के कोई वॉल्व नहीं पाए जाते, जबकि अगर हम बात करें किसमें बच्चों, सिरा में, तो इसमें वॉल्व बच्चों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आपने धमनी और सिरा के में अंतर देखा, ये दो जब भी पेपर में आएगा 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कि धमनी और सिरा में क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं, इनको स्पष्ट करें। तो आप इन चीजों को लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो रुधिर वाहिनियां जो होती है, रुधिर वाहिनियां मतलब जो ब्लड को लेके जाती हैं हमारे नसों में, ठीक है, यानी हमारी नसें जो होती हैं, यानी जो वाहिनियां होती हैं हमारे ब्लड को कैरी करती हैं, उनको रुधिर वाहिनियां बोलते हैं बच्चों। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहले आपने धमनियां पढ़ना है, दूसरा आपको सिराएं पढ़ना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, धमनियां किसको कहते हैं, वे वाहिनियां जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती हैं। ऊपर जस्ट अभी आपने देखा वो क्या कहलाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। इसकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं क्योंकि इसमें रुधिर दाब बहुत अधिक दाब से बहता है। इसमें सामान्यतः शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। फुफ्फुसीय धमनियों में अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त भी प्रवाहित होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो फुफ्फुसीय धमनियां होती हैं उनमें अशुद्ध और ऑक्सीजनित, ठीक है, कैसे, ऑक्सीजनित रहित रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर नॉर्मली बात करें तो धमनियां जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। हमारे फेफड़े में यानी जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त भी प्रवाहित होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम सिराओं की बात करें तो धमनियों का जस्ट उल्टा है, ये रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके हृदय में लेके आती हैं, ठीक है। धमनी क्या करेगी, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगी, जबकि सिराएं क्या करेंगी, शरीर के विभिन्न भागों से यानी विभिन्न अंगों से एकत्रित करके हृदय में लेके आती हैं, ठीक है, वो सिराएं कहलाती हैं। यानी आपको याद रखना है कि अगर हृदय से विभिन्न अंगों तक जा रहा है तो धमनी लेके जा रही है, और विभिन्न अंगों से हृदय तक लेके आया जा रहा है तो कौन लेके आती है, सिराएं लेके आती हैं। इनकी दीवारें पतली एवं पिचकने वाली होती हैं, जबकि इनकी दीवारें कैसी थी, यानी धमनियों की, इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इनकी सिराओं की गुहा चौड़ी होती है, इनकी जो वाइड होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है धमनियों के अपेक्षा, क्योंकि इसमें रुधिर का दाब क्या होता है, कम होता है, जबकि इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें रुधिर दाब धमनियों में क्या होता है, अधिक बहता है, ठीक है, अधिक दाब से बहता है। आगे देखिए, इसमें सामान्यतः अशुद्ध या ऑक्सीजनित रहित, ठीक है, सिराओं में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि जो फुफ्फुसीय सिराएं होती हैं उनमें शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। आपको याद रखना है कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ठीक है, और सिराओं में जो होता है वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन धमनियों में भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है उसमें अशुद्ध और ऑक्सीजनित रहित रक्त प्रवाहित होता है, जबकि सिराओं में क्या होता है, एक फुफ्फुसीय सिरा होती है जिसमें शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो ये दोनों उदाहरण आपको याद रखने हैं। केशिकाएं क्या होती हैं, सबसे पतली वाहिनियां होती हैं जो धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करती हैं, यानी धमनी और सिरा को जो जोड़ती हैं वो केशिकाएं कहलाती हैं। इनका नाम केशिका इसलिए पड़ा क्योंकि ये केशिका का मतलब ये बाल जितने हमारे जो हेयर्स होते हैं उनके इतना ये पतले होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें तो बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा, केशिकाओं के बारे में पढ़ लिया। अब जो है रुधिर दाब के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्त दाब कहते हैं। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है, ठीक है। हृदय के संकुचन से जो दाब उत्पन्न होता है वह दाब रुधिर को धमनियों में आगे बढ़ाता है, ठीक है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन, यानी प्रकुंचन को हम संकुचन के नाम से, यानी कॉन्ट्रैक्शन, जो चीज पिचकती है उसके लिए संकुचन या प्रकुंचन के नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब यानी अनुशिथिलन या शिथिलन के दौरान धमनी, ठीक है, किसके, धमनी के अंदर का दाब अनुशिथिलन दाब कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, शिथिल, यानी अर्थात जब हृदय रिलैक्स कंडीशन में होता है, किस कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक है। सामान्य मानव शरीर में प्रकुंचन दाब 120 mmHg तथा अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, ठीक है। यानी जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mmHg और
80 mmHg होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है, यानी रुधिर वाहिकाओं जो ब्लड में रुधिर जिस वाहिका में ब्लड प्रेशर के साथ बह रहा है उस पर जब प्रेशर लगता है तो वही रक्तदाब कहलाता है। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि धमनियां जो होती हैं सिराओं की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी पतली होती हैं। हृदय के संकुचन से जो दाब उत्पन्न होता है वह रुधिर दाब को धमनियों में आगे बढ़ाता है। यानी हृदय क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी पिचकेगा फूलेगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा। इसी प्रेशर के कारण जो दाब होगा वो कहाँ पर, धमनियों में आगे बढ़ता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन या संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब या अनुशीतलन या शिथिलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य मानव शरीर में प्रकुंचन दाब 120 mmHg तथा अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है। अनुशीतलन का मतलब जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में हो। ठीक है, और शिथिलन का मतलब भी रिलैक्स कंडीशन होती है यानी लूज कंडीशन होती है। आगे आइए, जो हम ब्लड प्रेशर नापते हैं वो एक मीटर के द्वारा नापते हैं जिसका नाम स्फेग्नोमीटर है। तो रक्तदाब स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, और इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये धमनी है, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मान लीजिए कहीं पर ये धमनी है, इस तरह से अंदर से क्या हो गई, ये पिचक गई। ठीक है, क्या हो गई, पिचक गई, तो एरिया कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड तेजी से बहेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, तेज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कारण धमनियों का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्त स्रावण भी हो सकता है, यानी इंटरनल डैमेज भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हार्ट था। ठीक है, ये हमारा क्या था, पूरा हार्ट था। ठीक है, ये हार्ट के बारे में हमने पूरा आज डिस्कस किया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, मानव हृदय पढ़ा, आंतरिक संरचना पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने क्रियाविधि यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर धमनी व सिरा में अंतर देखा। ठीक है, उसके बाद रुधिर वाहिनियां देखी, धमनियां देखी, सिराएं देखी, केशिकाएं देखी, फिर हमने रुधिर दाब को देखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था, यहाँ पे जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो ये देखिए हमारा जो सिस्टम था यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रुधिर हमने पढ़ लिया, हृदय पढ़ लिया, रुधिर वाहिनियां पढ़ ली। ठीक है, तो ये रुधिर द्वारा परिसंचरण तंत्र आज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक्स में पढ़ना है वो लसिका तंत्र है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे और आपका जय प्रक्रम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।